नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा जंक्शन से जुड़े जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप उनको फॉलो और सब्सक्राइब करें पहले तो, क्योंकि इससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है और इसका आप जितना हो सके उतना फायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और पार्लियामेंट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे का सफर तय करते हैं। और इस देखो एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल एक कोट है, मैं उसको बता देना चाहता हूं। मैं कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट नहीं देना चाहता आपको जो केवल एक समय सीमा तक निर्धारित रहता है। मैं वो समय सीमा निर्धारित नहीं करना चाहता आपके लिए कि आज आपने कोई मोटिवेशन लिया किसी से, आप केवल ऊर्जावान रहे, उत्साहित रहे, एक्साइटेड रहे किसी चीज को करने के लिए और उसके बाद फिर आप डाउन पड़ जाते हैं। ये डाउन पड़ने वाली बात आप आदत छोड़ दीजिए बिल्कुल। यानी एक कोड है और कहते हैं कि मंजिल का सरफना होता है, जो मंजिल तक पहुंचना होता है वो इतनी खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन सफर आपका बहुत खूबसूरत रहना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जब आप कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचते हैं, जब कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचा जाता है तो सीधी सी बात यह है कि आप जब जिस चीज का एंजॉय लेते हैं, चाहे बस में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे फोर व्हीलर में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको सफर का इतना मजा आता होगा कि सफर में आपको हर तरह की चीज देखने को मिलती होंगी। लेकिन जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो मंजिल पर पहुंचने के 1 घंटे के बाद आपकी एक्साइटमेंट जो पन होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए मंजिल चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन सफर बहुत सुंदर होना चाहिए। तो चलिए इस सफर को प्रारंभ करते हैं और सफर के साथ ही इंडियन पॉलिटी के पार्लियामेंट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम। तो इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संसद। पढ़ेंगे क्या, काफी हद तक पढ़ा दिया है मैंने पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट हमारे भारत का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन भारत की परंपराओं में और प्राचीन भारत के जितने भी वेद हैं उनमें हमारे एक इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी कल्पना भी की गई थी। मैं पहले ही बात बता चुका हूं। ऐसा ही नहीं है कि आज आप जो भारतीय संविधान देख रहे हैं या 75 वर्ष पहले जो संविधान लिखा गया था उसमें ही संसद थी, ऐसा नहीं है। यानी हमारे भारत की खास बात यह है कि हमारा भारत एक ऐसा प्राचीन देश है जिसमें जिसे यह कहा जाता है, यानी भारत एक ऐसा प्राचीन देश कहा जाता है जो राजनीतिक दृष्टि से सूर्य के ज्ञान की तरह उदय हुआ था। तो भारत एक वो प्राचीन देश है। और ऐसा भी कहा गया, कई सारे राजनीतिक विचारकों में यह मतभेद रहा है, जिसे कहा जाता है, अर्नेस्ट वॉकर ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा प्राचीन देश है जो राजनीतिक दृष्टि से मरुभूमि है। अरे कैसे मरुभूमि हो सकती है राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि यहां पर भारत जैसे देश में, भारत जैसी भूमि पर ऐसे ऐसे कई सारे पॉलिटिकल फिलोसफर पैदा हुए। आप मनुस्मृति ले लें, आप चाणक्य ले लें, कई सारे विचारक पैदा हुए, तो ये मरुभूमि कैसे हो सकती है। हालांकि ये थोड़ा एक फिलॉसफी है, ये थोड़ी पॉलिटिकल साइंस का और ज्यादा डीप नॉलेज है, इसकी चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन संसद के जो टॉपिक्स हैं आज हमारे, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और संसद के टॉपिक्स में मैंने कल करा दिया था, एक तो सिंपल बिल करा दिया था, एक मनी बिल करा दिया था। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है। देखो संविधान संशोधन विधेयक को आप अच्छी तरह जान लीजिए। पहली बात तो संविधान संशोधन विधेयक की हम बात करते हैं तो सभी हेडिंग डालेंगे। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और संविधान संशोधन जो विधेयक है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे काम करता है, संसद में कैसे आता है, कहां प्रस्तुत होता है, कैसे प्रस्तुत होगा, इसकी पास होने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या संसद संविधान के किसी विभाग में परिवर्तन कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, ये सारी डिबेट हम देखने वाले हैं। देखो संविधान संशोधन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा विधेयक जो संविधान के किसी विभाग में परिवर्तन करने की, उसमें संशोधन करने की संसद को अनुमति देता है। और संसद को यह अनुमति है कि वह आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान के मूल ढांचे के अलावा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन और संशोधन कर सकती है, उसमें कुछ नया बदलाव कर सकती है। तो उस संबंधित प्रस्ताव को, उस संबंधित विषय को संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि यह वह बिल होता है, आप लिख सकते हैं कि वह बिल यानी वह प्रस्ताव जिसमें संसद
वह प्रस्ताव जिसमें संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके 368 का प्रयोग करके 368 का प्रयोग करके मूल ढांचे को छोड़कर या मूल ढांचे के अलावा मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी विभाग में संविधान के किसी विभाग में परिवर्तन एवं संशोधन यानी अमेंडमेंट यानी चेंजेस और अमेंडमेंट या बदलाव कर सकती है चलिए, तो इसका मतलब है कि उस विषय से संबंधित प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसको कहा जाता है कैब। आप जानते हो जब आप कैब करते हो कहीं जाने के लिए, तो कैब से मुझे याद आया कि कैब का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। सबसे पहली बात है कि कैसे पेश होता है, ये पेश कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ये पेश होने की प्रक्रिया में यानी पेश या प्रस्ताव की प्रक्रिया, आप ऐसे लिखें प्रस्तावित या प्रस्ताव की प्रक्रिया। देखें, इतना आप समझ लें कि प्रस्तावित प्रक्रिया क्या होती है। हमारे संविधान में संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यह संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हो सकता है। यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में यह प्रस्ताव पेश हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है कि सर लोकसभा में ही पेश हो पहले, या ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में ही पेश हो पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद के 2 सदन काम करते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। दोनों सदनों में से कोई भी सदस्य या कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकता है। यह धन विधेयक की तरह काम नहीं करता कि साहब पहले लोकसभा में लाइए और उसका कोई मंत्री ही पेश करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कोई भी सदस्य या कोई भी मंत्री इसको पेश कर सकता है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। तो आप लिख सकते हैं कि यह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कोई मंत्री या सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। चलिए, अब बात आती है कि इसकी पास होने की प्रक्रिया क्या है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है। देखें, तो प्रक्रिया से मुझे एक बात याद आती है कि संविधान संशोधन विधेयक है। अब संविधान संशोधन विधेयक को हम साधारण बहुमत से तो यानी सिंपल मेजॉरिटी से तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से पास करना ही होता तो कोई ना कोई सरकार आए दिन संविधान पे निचोड़कर मरोड़कर इसे तोड़कर बदल सकती थी। आप जानते हो ना, यानी संविधान में संशोधन करने के लिए पहली शर्त यह होती है कि सरकार का बहुमत होना जरूरी है। यदि सरकार स्पेशल मेजॉरिटी में है तो यकीनन मानिए कि सरकार बहुत मजबूत है, और जब सरकार मजबूत है तो वह संविधान में अनचाहा यानी मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने की ताकत रखती है। जैसे आज की नरेंद्र मोदी सरकार की बात करते हैं, कई बार विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन पार्टी की तरफ से इन 10 सालों के अंदर जो मैंने कार्यकाल देखा उसमें मैंने यही टिप्पणी सुनी है कि संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है, संविधान को खतरा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती अपोजिशन की कि संविधान को खतरा कैसे है। देखो, पढ़े लिखों की तरह बात करते हैं, कोई अनपढ़ों की तरह बात नहीं करते कि कोई हमारे कान में कह जाए और हम ये मान लें कि सब वास्तव में संविधान को खतरा है। मुझसे कई लोगों ने, जब मैंने अपनी टीचिंग के एक्सपीरियंस में मेरे से कई लोगों ने बोला कि सर संविधान को खतरा है। मैंने बोला संविधान को कैसे खतरा है, मुझे एक चीज बताइए। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत था, वो चाहती तो कभी ना कभी संशोधन में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करती,
लेकिन ऐसा कोई भी परिवर्तन मुझे तो आज तक नजर नहीं आया कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से किया हो। बताइए किया हो। और चलो मान लो प्रयास भी किया ही किया है, चलो मान लो प्रयास भी किया, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना भारत का। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होने देगा? आपको इतना भला लगता है सुप्रीम कोर्ट? आप एक चीज तो महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए किसी की बातों में ना आए। यदि आप संविधान के अच्छे खासा जानकार हैं, अच्छी खासी नॉलेज आप रखते हैं, तो इतना तो समझ लीजिए कि आपके कान में जो लोग कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है, अरे कहां से संविधान को खतरा है? यदि मैं थोड़े से बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री की तरफ चलता हूं, तो मैंने महसूस किया कि अच्छा ये बताइए, आज हमारे भारत में दो सरकारें काम करती हैं, तीन सरकारें काम करती हैं। पहली सरकार है केंद्र सरकार, दूसरी सरकार होती है राज्य सरकार, ठीक है, और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। अब तीन गवर्नमेंट तक आप ठहर रखिए, पहले इसको पारित करा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यानी मैं बता चुका हूं कि पारित होने की प्रक्रिया में यह शर्त रखी जाती है कि संविधान में संसद के दोनों सदनों में से इस संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 मत से पारित होना पड़ता है। यानी किसी भी एक सदन का हमें साधारण बहुमत बर्दाश्त नहीं होगा, यानी दोनों सदनों से ही 2/3 मत चाहिए। यानी लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तथा राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत चाहिए। 2/3 वोटिंग चाहिए होती है। इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। तो आप लिखेंगे कि इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3 मत आवश्यक है। 2/3 मत आवश्यक है और जिसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत को बच्चों याद रखना, कभी कभी पेपर में विशेष बहुमत नाम से कोई शब्द नहीं मिलता आपको देखने में, लेकिन पेपर में आपके कभी भी आपको प्रभावी बहुमत दिख जाए कि प्रभावी बहुमत नाम का शब्द मेरे नजर आ रहा है, तो प्रभावी बहुमत का मतलब होता है वही, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कहने का मतलब है स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत कभी देखने को ना मिले तो आप याद रखना प्रभावी बहुमत आपको देखने को जरूर मिल सकता है। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है, या तो स्पेशल मेजॉरिटी कह दो या प्रभावी बहुमत कह दो, दोनों की बात एक ही है, स्पेशल एंड इफेक्टिव। तो इसे प्रभावी बहुमत से पारित होना जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये बताइए कि मान लो लोकसभा इसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है। लोकसभा, मान लो दो सदन है, संसद की लोकसभा और राज्यसभा। अब सब संसद में लोकसभा में ये बिल पेश हुआ, लोकसभा चाहती है कि ये बिल पास हो जाए, तो उसने 2/3 मत से पारित कर दिया। लेकिन जैसे ही ये बिल राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा की जिम्मेदारी है कि इसे भी वो 2/3 मत से पारित करे, विशेष बहुमत से पारित करे, लेकिन राज्यसभा इस पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर पा रही है। अब दोनों के बीच हो गया टकराव। तो रोज राज्यसभा और लोकसभा के बीच में संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इसमें ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं होता, मैं आपको बता दूं, यानी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है इसमें। तो आप लिख सकते हैं कि यहां पे लिख दें वाली कि नो ज्वाइंट सेशन। चलिए, और जैसे ही नो ज्वाइंट सेशन, इसमें संविधान संशोधन विधेयक यानी में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है। इस बात को तरीके से याद कर लेना, यानी जो ज्वाइंट सेशन का प्रावधान होता है केवल सिंपल बिल में और फाइनेंस बिल में। चलिए, तो ये रहा आपका संविधान संशोधन विधेयक, कैसे पारित होता है, कहां पेश होता है, कौन पेश करता है और इसको कहते क्या है, और आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसमें किया जाता है। यह संसद के संवैधानिक संशोधन की शक्ति है। और संविधान संशोधन को लेकर हमारी पॉलिटी में एक अलग चैप्टर भी है जिसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी।
अभी केवल एक बिल था, एक टॉपिक था चैप्टर का, ठीक है। लेकिन जब अलग से चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी में एक चैप्टर आता है संविधान संशोधन, जब हम ये पढ़ाएंगे तो और अच्छे से पढ़ा सकते हैं इसको। अब मैं थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार पर ये बार बार 10 साल में, 10 साल के बाद नहीं तो 2019 के इलेक्शन से और 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं, हमने ये बार बार इस रूलिंग पार्टी पर यह आरोप सुना विपक्ष के द्वारा कि संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, ठीक है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। लेकिन आप मुझे बताना, जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं या अध्यापक हैं, ठीक है, या जो पॉलिटिकल साइंस की समझ रखते हैं, मुझे इतना बता दें कि संविधान कहां खतरे में है। मुझे इसका जवाब शायद कोई दे पाए तो बता दें, क्योंकि संविधान कहां खतरे में, मैंने अब तक के इस टीचिंग करियर में जो भी संविधान संशोधन बिल पढ़े, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि संविधान संशोधन खतरे में, मतलब संविधान खतरे में। मुझे बताइए, चलिए थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ आपको लेके चलता हूं एक बार। आप मुझे बताना कि संविधान कब खतरे में था। लोग कहते हैं कि सरकार बहुमत में है। अरे सरकार, ये पहली सरकार थोड़ी है जो बहुमत में आई है। इससे पहले 70 साल के इतिहास में भी तो कई सरकारें ऐसी थी ना जो बहुमत प्राप्त की थी। क्या इंदिरा गांधी की सरकार बहुमत में नहीं थी? क्या राजीव गांधी की सरकार 450 पार नहीं गई थी? बताइए। चलिए इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, हमारे भारत में 3 प्रकार की गवर्नमेंट काम करती है। एक केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, जिसको आप सरपंच कहते हैं। तो 3 प्रकार की गवर्नमेंट हमारे काम कर रही है। तीनों प्रकार की जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्तर पर काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पर काम करता है, सरपंच अपने गांव के स्तर पर काम करता है, प्रधानमंत्री देश के लेवल पर काम करता है, ठीक है। अब राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री है, यानी राज्य सरकार का जो वास्तविक मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जिसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, आप जिस जिस राज्य से, वहां के मुख्यमंत्री आपने देखे हैं। तो मुख्यमंत्री को जब बहुमत प्राप्त है, अच्छा मुख्यमंत्री को आप बर्खास्त कब कर सकते हैं मुझे बताइए। राज्यपाल जब प्रधानमंत्री से सिफारिश करता है कि राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है या ये केंद्र के नियमों की पालना नहीं कर पा रहा है, यानी एक संवैधानिक तरीके से ही राज्यपाल प्रधानमंत्री से सिफारिश करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है, संवैधानिक तरीके से। लेकिन मैं आपको थोड़े से इतिहास में लेके चलता हूं। मैं इंदिरा गांधी के समय की बात करूं, इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में, अपने जितना भी शासनकाल था उनका, उसके शासनकाल में राज्य सरकारों को 49 बार, कितनी बार, 49, हाफ सेंचुरी, 49 बार बर्खास्त किया है। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की सरकार पूर्ण बहुमत में बैठी थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ना आप देखा ना ताप देखा, 49 बार ऐसे कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया उसने, केवल असंवैधानिक तरीके से। पहली बात। दूसरी बात करता हूं मैं आपसे, राजीव गांधी ने भी राज्य सरकारों को कम से कम 11 बार बर्खास्त किया है। पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के समय में राज्य की सरकारों को 4 बार बर्खास्त किया गया था। लेकिन अब तक के इन 10 सालों में, नरेंद्र मोदी शासनकाल में, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बिन कहे असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त किया गया हो। बताइए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाए इन 10 सालों के अंदर। हां, जहां जरूरी होता है वहां लगाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी संवैधानिक शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य, आज पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, ओके। बीजेपी की एंटी पार्टी है, बीजेपी का कोई मत उसका पार्टी नहीं है, यानी सेंटर के अपोजिशन पार्टी है। सेंटर चाहती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता था। बताइए मुझे, पश्चिम बंगाल में कितना बड़ा हंगामा हुआ था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मिल गया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, रूल एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई वहां पर। कितने आंदोलन हुए वहां पर, कैंडल मार्च निकल रहा है, कभी कभी पुलिस पे हमला हो रहा है, कभी पुलिस फायरिंग कर रही है, गैस के गोले छोड़ रही है। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम, कहीं भी सोशल मीडिया पर। लेकिन कहीं भी आप देखिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज का फायदा बिल्कुल नहीं उठाया
कि चाहती तो वो इसके पास इतनी पावर थी कि वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती थी। और मैं आपको बता दूं, उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बयान था कि इनफ इज इनफ, कि बहुत हो गया पश्चिम बंगाल में, मैं प्रधानमंत्री जी से कहती हूं कि वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करें। यह बयान था द्रौपदी मुर्मू जी का, जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं। बताइए, लेकिन फिर भी हमारी रूलिंग पार्टी ने किसी भी प्रकार का नाजायज फायदा नहीं उठाया, किसी भी प्रकार का असंवैधानिक तरीका नहीं अपनाया। चाहते तो वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं लगाया। आर्टिकल 356 और 365 का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं लगाया। मणिपुर में कितनी बड़ी घटना हुई थी आपको पता है, 800 लोगों ने महिलाओं को नेक्ट करके घुमाया था। ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक घटना है, लेकिन फिर भी वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। तो जहां से आपको लगता है, सरकार को लगता है कि भाई यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, वहां लगाया जाता है, मुख्यमंत्री बर्खास्त होता है, सारी पावर केंद्र के हाथों में आ जाती है उस राज्य के लिए। लेकिन इन 10 सालों में कहीं नहीं हुआ, तो कहां से संवैधानिक खतरे में? चलिए, मुझे कोई एक क्लू मिल जाए तो शायद मैं आपके सामने बोल पाऊं कि हां संविधान खतरे में, लेकिन मेरे पास कोई एक क्लू है ही नहीं है। बात आगे करते हैं। तो 3 बिल थे हमारे जो हमने कराए, उसके बाद हम बजट की तरफ चलते हैं और संसद में जो बजट आने वाला है, संसद में बजट कैसे आता है, बजट की जो प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं एक बार, और बजट शब्द है क्या ये देख लेते हैं। तो चलिए डालेंगे संसद में बजट। संसद में बजट। अच्छा, तो पहले बजट पे बात कर लेते हैं। ये बजट क्या है, व्हाट इज बजट? चलिए, तो मुझे एक चीज ख्याल आती है, जब आप, चलो आपको संविधान की समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप संविधान मुझसे साथ पहली बार भी पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चों को इसकी अच्छी जानकारी होगी, बहुत अच्छी बात है। हर तरीके का यहां पर छात्र बैठा हुआ है, स्टूडेंट बैठा हुआ है, लेकिन मेरे लिए सब इक्वल है, पहली बात तो हम बजट की बात कर लेते हैं। कभी आपने 4 दोस्तों को चाय की टपरी पर बैठे हुए देखा है? चाय की टपरी पर बैठे हैं, ठीक है, या मान लो किसी कैफे में बैठे हैं, या मान लो 4 दोस्त कभी किसी ट्रिप पर गए हैं, ठीक है, 4 दोस्त ट्रिप पर गए। अब बाई चांस क्या होता है ट्रिप में, जैसे ट्रिप में क्या होता है कि भाई हर किसी की जेब में पैसा है, भाई ट्रिप के लायक तो पैसा ले ही जाते ना। जैसे मान लो 4 दोस्त को मन हुआ यार मसूरी घूमने का मन है, चलिए मसूरी चलते हैं, ठीक है। अब मसूरी का बजट होता है लगभग जैसे 5 लोग गए तो 10-10 हजार रुपए काफी है मेरे हिसाब से। भाई 50,000 में मसूरी आराम से घूम लोगे आप, हर चीज एक्सप्लोर कर लोगे, और क्या है, ठीक है। यानी होटल के स्टे से लेकर खाना और खाने से लेकर ट्रिप का जो भी है, तो 50,000 काफी होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि पांचों में से जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास की जेब में 10,000 ही मिले, क्योंकि किसी की कंडीशन क्या है, किसी की कंडीशन क्या है, कोई कहां से लाया है, कोई कैसे कमाया है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन पांचों में से कोई एक दोस्त ऐसा होता है जिसका बजट ढीला हो जाता है, तो हम उससे कहते हैं कि भाई हाँ कितना बजट है, तो पूछते ना, यही बात है। जैसे चाय की टपरी पे 5 लोग बैठे, अब मान लो पांचों लोग 1 घंटे से बैठे हुए हैं, चाय का इतना बिल हो गया है, और हमने किसी एक से कह दिया कि भाई चलो ठीक है चाय का पे कर दो, तो वहां पे क्या बोलता है वो जो पे करने वाला, भाई इतना बजट नहीं है, ऐसा करते हैं सभी मिलके कर देते हैं। तो ये बजट शब्द है ना, वो वहां से मैंने पकड़ा। ये बजट शब्द एक्चुअली में आपकी जेब में कितना पैसा है, और आपकी जेब में जितना पैसा है उसमें से आप खर्चा निकाल लीजिए, ये होता है बजट, ठीक है। और हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछूं और मैं आपको यह पूछूं कि संवैधानिक शब्द क्या बजट है, क्या बजट को मैं संवैधानिक भाषा बोल सकता हूं? नहीं। हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया जो संविधान है, उसमें बजट नाम का कोई भी शब्द उल्लेख नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। नो डिस्क्रिप्शन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट बजट, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप कहीं भी इसकी मीनिंग और इसका हिंदी अनुवाद कहीं नहीं देखोगे। तो आप पहले लिखेंगे सबसे पहले बजट की परिभाषा। तो बजट की परिभाषा मैंने बता दी। आप दोस्तों में जब चिल करने जाते हैं, कहीं टपरी पे बैठने जाते हैं, कहीं कहीं आप ट्रिप करने जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, कहीं भी जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है भैया बजट कितना है। बजट नहीं है तो कोई नहीं, चलो हम कर देंगे थोड़ा बहुत, तुम कर देना थोड़ा बहुत, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की डेफिनेशन कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बजट। तो डालेंगे बजट की परिभाषा। तो बजट की परिभाषा अब क्या मैं ऐसे दूंगा जैसे मैंने अभी बताया? जी नहीं, हम तो संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान तो हमें सरकार के बारे में बताता है, समाज के बारे में बताता है, ठीक है, सोसाइटी और सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बताता है। तो इसे सरकार पर लेकर चलते हैं। तो केंद्र सरकार का बजट की परिभाषा क्या होगी? केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितने, एक फाइनेंशियल ईयर यानी वन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर जो 1 मार्च से 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है और जिसे हम भारतीय परंपरा के अनुसार भारत के हिसाब से नया वर्ष कहते हैं। जैसे आप हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं 1 जनवरी को, वो 1 जनवरी को हमारा नया साल नहीं होता। हमारा जो नया साल होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कहां से? 1 अप्रैल से। तो बजट की परिभाषा ये होती है कि केंद्र सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, केंद्र सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यानी वन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो प्राप्तियां होती हैं यानी जो इनकम सोर्स होता है और जो एक्सपेंस होता है उसको मिला के जो बनता है वो बजट होता है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई राशियां और खर्च की गई राशियों को मिलाकर जो शब्द बना है वो है बजट। तो आप लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक वित्त वर्षीय में प्राप्ति की गई राशियां यानी अमाउंट, प्राप्त की गई राशियां एवं एक्सपेक्टेड खर्चे एवं अनुमानित खर्चे बजट कहलाता है। अनुमानित खर्चे बजट कहलाता है। भाई ये तो होता है कल को आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाओगे, ठीक है, एग्जाम फाइट किया, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बने, जो आपकी पहली सैलरी होगी, अब पहली सैलरी सरकार आपको देती है, मान लो 60,000, 60,000 रुपए देती है, 65,000 देती है, कितने भी देती है, ठीक है, वो आपके ग्रेड पे से तय होता है कि आपकी ग्रेड पे कितनी थी उस समय जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो ग्रेड पे से आपकी सैलरी जितनी भी बनती है, आपने सरकार से कितना पैसा लिया है अपने मंथली के हिसाब से, ठीक है, और आपने उसमें खर्चा कितना कर चुके हैं, यह होता है आपका बजट, ठीक है। जैसे आपको मिलते हैं सैलरी के 50,000 रुपए, ठीक है, सरकार की तरफ से, लेकिन 50,000 में से आपका घर का खर्चा निकलता है कितने का, लगभग से लगभग मैं मानता हूं कि छोटी फैमिली है तो 20 से 25,000 खर्चा, ठीक है, जिसमें आपने रेंट, खाना वाना, एजुकेशन का सब कुछ निकाल लिया, तो करीबन नॉर्मल से नॉर्मल खर्चा बैठ जाता है 25,000 का, ठीक है। तो यह होता है बजट कि सैलरी कितनी आई, उसमें आपने खर्चा कितना किया, ठीक है। तो यह होता है बजट कि आपने प्राप्ति कितनी की, यानी आपने गेन कितना किया और आपने एक्सपेंस कितना किया। चलिए, तो केंद्र सरकार का यही हाल है कि केंद्र सरकार एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेस से और टूरिज्म से या फिर कोई एक्टिविटी से कितना कमाती है और उसके लिए फिर आपके लिए कितना खर्च करती है, इसी को कहते हैं बजट। इसलिए हमारी भारत सरकार हर साल बजट निकालती है जिसे केंद्रीय बजट के नाम से जाना जाता है। उस केंद्रीय बजट में बताया जाता है कि हम आगे आने वाले समय में क्या करेंगे और हमने पिछले समय में क्या किया, समझ गए ना, यानी आगे आने वाले समय के लिए कितना खर्च किया जाएगा, यानी अनुमानित खर्चे होते हैं वहां पर, और जो जितनी राशि उन्होंने प्राप्त की है सरकार ने, कि भाई सरकार बताती है कि इस बार का केंद्रीय बजट इतने लाख करोड़ का रहा, तो कहने का मतलब है कि इतने लाख करोड़ का रहा, मतलब उनकी अनुमानित आय और उनके खर्चों को मिलाकर बताया गया है वो सारी चीज, और वह अनुमानित खर्चे कितने करेगी आगे, कि किसानों को इतना लोन देना, हेल्थ के लिए इतना लोन देना, और उसके लिए विदेशी ऋण के लिए इतना लोन देना, ठीक है, या किसी योजना के लिए इतना लोन लगा देना, या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा एलोकेट कर देना, ये सारी चीजें होती हैं अनुमानित खर्चे की। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बजट शब्द का उल्लेख लिखेंगे नोट लगाकर सभी,
कि बजट शब्द का उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। अर्थात बजट एक संवैधानिक शब्द नहीं है, अर्थात बजट एक संवैधानिक शब्द नहीं है, संवैधानिक शब्द नहीं है। बजट एक संवैधानिक शब्द नहीं है। गलती से भी पेपर में यह मत कर देना कि सर ने तो बजट पढ़ाया था और बजट तो संविधान में है, कहीं भी संवैधानिक शब्द नहीं है। यानी बजट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉन्ट, जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं। अब बजट जो है, हमारे जो संसद का बजट है, एक्चुअली में इसका जो नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब ये जो शब्द है, ये एक्चुअली में ये शब्द है संवैधानिक। यानी हमारी संसद में जो बजट आता है, ये बजट एक आम चलन की भाषा है। किसकी भाषा है? आम चलन की भाषा है। बजट शब्द को कहीं भी संविधान में डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया है। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि बजट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। ओके, एंड एनुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड। यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, यह हमारे संविधान का संवैधानिक शब्द है और संविधान में इस शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि बजट का। तो आप संसद में बजट के बगल में लिख देना वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। और एनुअली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। कहां दिया गया है? अनुच्छेद 112 में दिया गया है। चलिए अब आते हैं बजट की बात आगे की करते हैं। चलिए, अच्छा एक बात तो मुझे पता है कि 2017 से पहले हमारे यहां पे भारत में जो बजट पेश होता था वो दो प्रकार से होता था। एक था आम बजट, ठीक है, और एक था रेल बजट। यानी रेलवे से जुड़े जितने भी खर्चे और जितनी भी प्राप्तियां हुआ करती थी वो रेल बजट में आती थी, और रेल बजट के अलावा जितनी भी इनकम और एक्सपेंस हुआ करते थे गवर्नमेंट के, वो आम बजट में आते थे। ठीक है, चलिए, तो रेल बजट और आम बजट 2017 से पहले दो बजट पेश होते थे संसद में। और 2017 से पहले सरकार किसकी थी? नरेंद्र मोदी जी की थी। 2014 से तो लगभग नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देखा गया है कि 3 साल तक नरेंद्र मोदी के शासनकाल में दो बजट पेश किए गए। दो बजट, एक तो आम बजट, ठीक है, जिसे लोकल बजट कहा गया, और एक कहा गया रेल बजट। चलिए, तो आप लिख सकते हैं कि 2017 से पहले, 2017 से पहले, मतलब मैं नरेंद्र मोदी शासनकाल की बात नहीं कर रहा, 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, और 1924 से और 2017 तक। तो 2017 से पहले केंद्र सरकार दो प्रकार के बजट पेश किया करती थी। दो प्रकार के बजट पेश किया करती थी, बजट पेश किया करती थी, दो प्रकार के बजट पेश किया करती थी। पहला था आम बजट और दूसरा था रेल बजट। तो आम बजट और रेल बजट, ये दो बजट हुआ करते थे केंद्र सरकार के, और जो संसद में ही पेश होते थे। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, सर 2017 से पहले समझ में तो आ गया हमको, लेकिन एक चीज बताइए, एक 1921 में, बच्चों 1921 में आप सभी को पता है कि 1921 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक आया था 1919 में, जब अंग्रेजी सरकार यहां पर काम कर रही थी। उस समय जलियांवाला कांड भी
रॉलेट एक्ट भी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन लगभग ये उसी समय हुए थे। और 1919 यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी लगभग वही समाप्ति थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लगभग 2 साल के बाद या 3 साल के बाद 1921 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक एकवर्त कमेटी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एकवर्त कमेटी। तो आप लिख सकते हैं कि 1921 में 1921 में एकवर्त समिति के द्वारा 1924 में बजट को 2 भागों में बांटा गया था। बजट को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में बांटा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1921 में जो एकवर्त कमेटी बनी थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भी अपना बजट पेश करती थी, एक तो ब्रिटेन में पेश करती थी और दूसरा अपने उपनिवेश, अपने कॉलोनियम इंडिया में भी करती थी। तो 1921 में अंग्रेजी सरकार की एकवर्त कमेटी हुआ करती थी। उस कमेटी के द्वारा 1924 में इस बजट को 2 भागों में बांट दिया गया। और 1924 से लेकर 2017 तक कितने साल हो गए आप मुझे बताइए? 1924 से लेकर 2017 यानी करीबन 1 शताब्दी हो गई है पूरी, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 1 शताब्दी से आप मान लीजिए 95 साल हो गए। कितने हो गए? 95-96 साल हो गए। यानी 95 ईयर्स तक बजट को केवल 2 ही प्रकार से पेश किया जाता था। जी बिल्कुल, यानी 1924 से लेके आप लगा लो 2017 तक। देखो कितना बड़ा गैप है। और 2017 के बाद केंद्र सरकार ने इस रेल बजट और आम बजट को मिलाकर एक केंद्रीय बजट बना दिया, जिसे आज आप यूनियन बजट कहते हैं। तो लिखेंगे सभी, नोट लगा के लिख सकते हैं। लेकिन 2017 के बाद भारत सरकार द्वारा 2017 के बाद भारत सरकार द्वारा रेल बजट और आम बजट को मिलाकर रेल बजट और आम बजट को मिलाकर एक केंद्रीय बजट बनाया गया। एक केंद्रीय बजट बनाया गया। एक केंद्रीय बजट बनाया गया और जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप यूनियन बजट भी कहते हैं। जिसे यूनियन बजट कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे उठेगा एकवर्त कमेटी के आधार पर 1924 में, और आपसे पूछा जाएगा कि रेल बजट और आम बजट 2 प्रकार के बजट की शुरुआत कब की गई थी? तो 1924 याद रखना, ठीक है? यानी जिस समय महात्मा गांधी जी बेलगांव कर्नाटक में अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कर रहे थे। महात्मा गांधी जी इस समय जेल से रिहा भी हुए थे। तो उस समय के इतिहास की बात बता रहा हूं। उस समय बजट को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आम बजट और एक था रेल बजट। रेल मंत्रालय से जुड़ी जितनी भी जो राशियां जो प्राप्त होती थी और जो अनुमानित खर्चे हुआ करते थे, उनको रेल बजट कहा गया। और आम बजट का मतलब है कि रेलवे मंत्रालय के अलावा जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनसे जुड़ी सभी प्राप्त की गई राशियां और अनुमानित खर्चे, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, उनको हम आम बजट में डाल दिए गए। चलिए 2017 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ही इसको केंद्रीय बजट बना दिया। और आज हमारे भारत के संविधान में या भारत के इतिहास में संसद में केवल एक ही बजट पेश होता है, जिसे यूनियन बजट कहते हैं, और उसी में ही रेल बजट आ जाता है। चलिए, अलग से कोई बजट नहीं है। देखो, इससे पहली बात तो पैसे की बर्बादी कम होती है, दूसरी बात समय की बर्बादी कम होती है, और 2 ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ की सबसे 2 एक्सपेंसिव चीज है, समय और पैसा। बस कि दोनों ही, यदि जिस व्यक्ति ने अपना समय बचा लिया, समय बचाने का मतलब है कि काम के वक्त काम किया, दैट्स इट, फालतू चर्चा नहीं, तो यहां से आपका समय, ठीक है? पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं आ सकता। आपने कहावत सुनी होगी। तो पैसा और समय दोनों बचा लिया, ठीक है? 2-2 बजट पेश होते थे, कितना बर्डन होता था बनाने वाले पर और फिर दूसरे संसद के सदस्यों पर। जब संसद के सदस्य पूरी साल में 2 बजटों को ही पेश करते रहेंगे तो आगे का काम कौन करेगा भाई?
क्या संसद में सदस्यों को आपने इसलिए भेजा है कि वो बजट ही पेश करते रहे पूरा साल? बल्कि बजट के लिए कुछ प्राप्तियां, कुछ खर्चे भी तो होने चाहिए, उनके लिए सरकार को काम करना होगा। सरकार को आप बजट में नहीं उलझा सकते कि समय और पैसे की बर्बादी हो जाए। चलो खैर, फिर भी तो चलिए, ये बात थी। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन भी उठ सकता है कि सर बजट के पास होने की प्रक्रिया बता दो कि बजट किस किस प्रोसेस से गुजरता है। वो क्वेश्चन आप में जरूर आ सकता है पेपर में, तो आप लिख दें कि बजट की प्रक्रिया, बस बजट की प्रक्रिया। सब बजट की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, चलिए। तो बजट की प्रक्रिया में एक बात जान लेना, बजट की प्रक्रिया में पहला होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट का प्रस्तुत होना या बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, बजट के प्रस्तुतिकरण के बाद इस पर होती है आम बहस। क्या होती है? आम बहस। और आम बहस को कहते हैं क्या? लोकल डिबेट कह दो। उसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। आम बहस के बाद क्या होता है? समितियों द्वारा जांच होती है इसकी, क्या ये सही है या गलत है, या कोई फ्रॉड बना दिया है कि खर्चे कुछ और थे और लिख कुछ और दिए, सरकार को कुछ मिला कुछ और लिख कुछ और दिया। तो लिखें समितियों द्वारा जांच होती है इसकी। फिर समितियों द्वारा जांच, समितियों द्वारा जांच होती है, इन्वेस्टिगेटेड बाय कमिटी। ओके, उसके बाद इसका 4 पॉइंट बनता है। अब समितियों द्वारा जांच के बाद क्या बनेगा? अनुदान की मांग पर मतदान। यदि ये जांच, यदि समितियां इस बजट को सत्य पाती हैं, तो फिर यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एनजीओज यहां पर अपने अपने पैसे की डिमांड करते हैं। तो लिखेंगे अनुदान की मांग पर मतदान, अनुदान की मांग पर मतदान, मांग पर मतदान। इसके बाद होता है ये काम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या काम होता है? अनुदान की मांग पर मतदान के अलावा पहले बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस होती है, लोकल डिबेट होती है, इन्वेस्टिगेटेड बाय कमेटी होता है, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होता है। अनुदान की मांग पर मतदान होने के बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। क्या होता है? विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग बिल पास होता है, और फिर विनियोग बिल के पास होने के बाद लास्ट काम क्या होता है? वित्त विधेयक पारित होता है। वित्त विधेयक पारित होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा क्वेश्चन कि ये बताओ बच्चे, एसएससी की तैयारी कर रहे थे, एक लड़की थी, उससे मैंने पूछा कि बजट की प्रक्रिया में, बजट की प्रक्रिया में हम वित्त विधेयक को पारित करेंगे या धन विधेयक को? उसने छूटते बोला सर मनी बिल। मैंने बोला मनी बिल, तो मनी बिल का तो बजट से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि बजट की प्रक्रिया में तो वित्त विधेयक पारित होता है। या बजट की, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट की प्रक्रिया में या बजट के प्रस्तुतिकरण में किस विधेयक का पारित होना अनिवार्य होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वित्त विधेयक का पारित होना अनिवार्य होता है। यानी जिसने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी है वो समझ जाएगा कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। रट्टू तोता का कोई भी कंपटीशन में कोई भी जगह नहीं होती, रट्टू तोते की कंपटीशन में कोई भी जगह नहीं होती। कितना रट लेगा? एक सब्जेक्ट रट लेगा। मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, जीके भी आती है, और जीके में सारी ऑल सब्जेक्ट आती हैं, करंट अफेयर्स को मिला के। बताओ क्या क्या रट लोगे आप? दिमाग फट जाएगा, इतना रटने पे दिमाग फट जाएगा, बेचैनी अलग होगी। चलिए, तो वित्त विधेयक का पारित होना। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यह भी पता है कि हमारा जो बजट है 2017 से ये परंपरा रहती है कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद, यानी बजट जब सत्र आता है, हमारे साल का पहला सत्र है बजट सत्र, और सबसे बड़ा सत्र है जो 1 फरवरी से प्रारंभ होता है। और बताया जाता है कि 2017 में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है।
अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत की पहली वित्त मंत्री बताइए, भारत की वह पहली वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। और बजट भाषण कब होता है मैं आपको बता दूं, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को, तो उस समय इस पर कोई भी चर्चा नहीं होती बच्चों, क्योंकि पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है। उस बजट के प्रस्तुतिकरण के अगले दिन यानी प्रेजेंटेशन के बाद इस पर लोकल डिबेट होती है। और उस आम बहस में जब वित्त मंत्री अपने सीट से खड़े होकर जब बजट को पूरा सुनाता है तो उसको बजटीय भाषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बजटीय भाषण। चलिए तो लिख देते हैं कि जिस दिन कि लिखेंगे बजट के पेश होने के बाद, ऐसे लिखें, बजट के पेश होने के बाद बजट के पेश होने के बाद बजट के पेश होने के बाद पेश होने के बाद आम बहस के दौरान आम बहस के दौरान वित्त मंत्री द्वारा दिया गया भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया गया भाषण बजटीय भाषण कहलाता है। बजटीय भाषण कहलाता है। यानी आप समझ चुके हैं। और बजटीय भाषण वित्त मंत्री द्वारा दिया जाता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का यह ड्यूटी है, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजट का भाषण दे। अब आप सोचो सर, बजट पर भाषण दे विदेश मंत्री, बजट पर भाषण दे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनका क्या काम भाई? वित्त मंत्री का काम ही तो होता है बजट को पेश करना। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद जब साल के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित कर भी देता है तो उसके बाद ही तो बजट भाषण होगा और वो वित्त मंत्री करेगा। तो भारत की वे पहली महिला मंत्री बताइए, वित्त मंत्री, जिसने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। बताइए कौन है? सोचें और इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। आज मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर क्या है, बिल्कुल नहीं, मुझे कमेंट में चाहिए। इसका आंसर मैं कल के लेक्चर में यानी हम नेक्स्ट पार्ट जब करेंगे उसमें बताऊंगा कि भारत की वे पहली महिला जिसने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया है वो कौन है, जरा बताइए। और मैं इतनी हिंट दे देता हूं, 2 घंटे 19 मिनट का भाषण है। 2 घंटे 19 मिनट का भाषण, लगातार कंटिन्यूअस अपनी सीट पर से खड़े होकर भाषण दिया था उन्होंने। और महिला की बात कर रहा हूं मैं, तो उनका नाम मुझे बताना और फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छे। और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कि संसद जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, यानी पार्ट 7। हमने आपसे बोला था कि हम 1 वीक का समय लेंगे पार्लियामेंट को कराने में, और पार्लियामेंट फिनिश हो चुका है पूरे तरीके से। यानी जिस भी टॉपिक को हमने संसद में पढ़ाया उसको मैंने तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया। यानी जब तक हम किसी भी चीज को, जैसे आपने देखा है कि जब गन्ने को जूस के लिए जब मशीन में लगाया जाता है तो गन्ने को जब तक पीसा जाता है जब तक उससे पूरा जूस ना निकाल लिया जाए। तो ऐसे ही आपने देखा है कभी जब आप गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ने का जूस पिलाने वाला क्या करता है, गन्ने को मशीन में तब तक डालता है जब तक कि वो पूरा निचोड़ ना जाए। तो इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करनी है, किसी भी चैप्टर को तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप उससे अपना फायदा ना निकाल लो। पूरा फायदा निकालना है चैप्टर से जितना हो सके। अंडरलाइन करिए, हाइलाइटर चलाइए, नोट्स मेकिंग करिए, रिवीजन पे रिवीजन करिए, तब तक ना छोड़िए जब तक वो चैप्टर आपकी जान ना छोड़ दे। वो चैप्टर बोलना चाहिए कि भाई अब तो छोड़ दे मुझे, कब तक पढ़ेगा मुझे, बस इतना। जब तक वो चैप्टर आपके हाथ ना जोड़ दे तब तक उस चैप्टर को छोड़ो ही मत। चलिए, कोई भी, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे जीके पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे यूपीएससी में, चाहे एसएससी में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए, तो संसद नाम का जो चैप्टर है, पार्लियामेंट चैप्टर है, ये फिनिश हुआ और संविधान के भाग 5 से निकलकर अब हम संविधान के भाग 6 में प्रवेश करने वाले हैं। और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम संविधान के भाग 6 पर आ चुके हैं। एक वक्त वो था जब हमने संविधान को प्रारंभ किया था,
संविधान की हम परिभाषा ही बता रहे थे और धीरे धीरे संविधान को पढ़ने के बाद जब हम अपने संविधान के भाग 1 पर आए थे, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया और आज हम भाग 6 की तरफ आ चुके हैं। बहुत ही खुशखबरी आपके लिए। तो चलिए संविधान के भाग 6 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी के लिए पर हाँ, पहली महिला वित्त मंत्री का नाम मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर चेक करूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट पार्ट में और अगले चैप्टर के साथ, एक संविधान के नए भाग के साथ। सभी खुश रहें, अच्छे रहें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि वो सबसे पहला काम आपका वो है, क्योंकि वो काम आप करेंगे तो ही आप हम तक पहुंच पाएंगे। चलिए सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।